हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स की क्लास में। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने के जो 3 मेथड होते हैं, उसमें से हमने पहला जो मेथड था जो है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, उसके बारे में बात की थी और उसके डायग्राम वगैरह जो है वो भी हमने बनाए थे। और आज हम बात कर रहे हैं अगला जो मेथड है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने का जो मेथड है परसेंटेज मेथड, यानी कि प्रतिशत विधि, यानी कि अनुपातिक विधि भी क्या है इसको हम कहते हैं। तो ये वाला मेथड हमने कल किया था। आज हम क्या है इस मेथड के बारे में बात करेंगे, प्रोपोर्शनल या परसेंटेज मेथड। इस मेथड को जो डेवलप किया था वो डॉक्टर मार्शल ने क्या है डेवलप किया था। तो इस मेथड का मीनिंग क्या होता है कि इसमें अनुपातिक संबंध जो है वो क्या है पता लगाया जाता है। किसके बीच में अनुपातिक संबंध? मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को क्या है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग कर दिया जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो ये अनुपातिक संबंध आएगा, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिशत विधि से मांग की लोच जो है वो क्या है कहा जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू मांग में प्रतिशत परिवर्तन भाग में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो इस तरह से क्या है इसको ज्ञात किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला जो है वो किस तरह से डेवलप होता है उसके बारे में हमने बात करनी है। तो देखो, ऊपर लिखा हुआ है डिमांड में परसेंटेज चेंज और नीचे है हमारा प्राइस में परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो डिमांड में जो परसेंटेज चेंज आता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले ऊपर वाले को कैलकुलेट करना है, फिर नीचे वाले को कैलकुलेट करना है। तो ऊपर वाला जो है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है क्योंकि डिमांड में और प्राइस में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो जो मांग में प्रतिशत परिवर्तन है उसको हम मेजर करते हैं Q1 माइनस में Q। Q क्या है? क्वांटिटी, यानी कि मांगी गई जो मात्रा है। ठीक है, यानी कि जो मांग है उसको हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, Q लेकर के चल रहे हैं। क्यू क्या है? यहाँ पर पुरानी कीमत है, सॉरी पुरानी मात्रा है, और Q1 जो है वो क्या है, नई मात्रा है। यानी कि जब कीमत पहले वाला कीमत था तो उस पे क्या है Q मात्रा जो है उसकी मांग की जा रही थी, और जब कीमत में परिवर्तन हुआ, ठीक है, तो हमारी जो डिमांड है वो चेंज होकर के कितनी हो गई है, Q1 हो गई है। तो ऊपर वाली जो टर्म्स है उसको कैसे हमने मेज़र करना है? Q1 माइनस में Q डिवाइडेड बाई Q। ठीक है, तो परसेंटेज में इसको निकालना है तो इनटू क्या कर देंगे, इसको 100 कर देंगे। उसके बाद इसके सारे के डिवाइड में करेंगे हम। अब नीचे वाले को मेज़र करना है, P1 माइनस में P डिवाइडेड बाई P इंटू 100। ठीक है, तो ये तो हमारा ऊपर वाला, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये तो निकल गया डिमांड में परसेंटेज चेंज, और ये निकल गया हमारा प्राइस में परसेंटेज चेंज। 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और उसके बाद हम आगे लेकर के चलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे हम इसको आगे लेकर के चलते हैं। जैसे देखो, अब हमारे पास बच गया है यहाँ पे Q1 माइनस में Q डिवाइडेड बाई Q। यहाँ पे बच गया हमारे पास P1 माइनस में P डिवाइडेड बाई P। 100 से 100 क्या हो गया, कट हो गया। तो जो Q1 माइनस में जो Q है, ठीक है, इसको हम कहते हैं चेंज इन Q। इसी तरह से P1 माइनस में P है, इसको हम कहते हैं डेल्टा P, यानी कि चेंज इन P। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि डेल्टा क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, और सारे के डिवाइड में हमने जो करना है वो चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस। इस तरह से इसको लिखेंगे। अब इसको हम क्या है आगे लेकर के आएंगे। अब क्या करना है, इसको हमने ऊपर लेके जाना है, यानी कि चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय जो प्राइस है उसको हम क्या लेके जाएंगे, ऊपर जब लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। किस तरह से? जैसे यहाँ पर क्या है, अभी ये डिवाइड में है इसके, तो चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस। अब इसको क्या है, जब इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब आगे इसको कैसे करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी और मल्टीप्लाई करेंगे
प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, यानी कि ये क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आगे जो फॉर्मूला हमारा जो रहेगा, अब हमारा यहाँ पे फॉर्मूला डेवलप हो गया है। फॉर्मूला क्या बना है हमारा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, माइनस का साइन लगाना है, फिर चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाई। अब ये जो क्वांटिटी नीचे रखा है यहाँ, अब इसको नीचे मत रखो, इसको नीचे रख दो चाहे। ठीक है, यानी कि चेंज इन प्राइस और यहाँ पर प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो डेवलप हो गया है। ये फॉर्मूला है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का। इस फॉर्मूले से हमने क्या है, इसको इस तरह से हमने क्या करना है, डेवलप करना है, जिस तरह से बताया गया है उस तरह से। तो ये है हमारा परसेंटेज मेथड। अगला जो मेथड है वो है हमारा पॉइंट मेथड। इस मेथड को जियोमेट्रिक मेथड या ग्राफिक मेथड के नाम से भी जाना जाता है। ज़्यादातर इसको बिंदु विधि के नाम से जाना जाता है, पॉइंट मेथड के नाम से। इसमें क्या होता है कि हमने एक डिमांड कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है, इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, मेजरमेंट करनी होती है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक डायग्राम जो है वो दिया गया है। इस डायग्राम में कोई भी पॉइंट आप चूज कर सकते हो। जब हम एक डिमांड कर्व के किसी विशेष बिंदु पर, किसी विशेष पॉइंट पर हमने क्या है, मांग की लोच पता करनी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट मेथड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मिड पॉइंट को नाम दिया गया है P, ऊपर वाले को दिया गया है M, और नीचे वाली ये जो O एक्स एक्सिस दे रखा है यहाँ पर, तो इसको हम बेस लाइन कहते हैं। बेस लाइन जो होती है वो जीरो होती है, यहाँ पर ये जीरो लाइन है। तो यहाँ पर क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, एन पर जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, जीरो होगी। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, मांग की जो लोच है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जब हम एम बिंदु पर आएंगे तो यहाँ पर मांग की लोच क्या होगी, अनंत होगी, यानी कि इन्फिनिटिव होगी। तो यहाँ जब जीरो होती है तो उसको हम कहते हैं पूर्णतया बेलोचदार मांग, और जब यहाँ पर एम पे होते हैं तो उसको कहते हैं पूर्णतया लोचदार मांग। तो हम यहाँ पर बताया गया है कि जब हमने क्या है, किसी मांग वक्र के किसी विशेष बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करनी हो, ठीक है, तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं नीचे का, यानी कि जिस बिंदु पर हमने मांग की लोच ज्ञात करनी है। जैसे कि अगर P बिंदु पर हमने क्या है, मांग की लोच ज्ञात करनी है, तो नीचे का हिस्सा लेंगे। नीचे का हिस्सा क्या है, PN, ठीक है, उसको भाग कर देंगे ऊपर के हिस्से से, यानी कि PM से। तो यहाँ पर देखो PN, P बिंदु से नीचे का जो भाग है उसको हमने नाम दिया PN को भाग करना है ऊपर वाले भाग से। ऊपर वाला भाग क्या है, P से ऊपर वाला क्या है, PM, ठीक है। तो PM से उसको क्या करना है, हमने यहाँ पर भाग करना है। तो उससे हमारी मांग की लोच जो है वो क्या है, ज्ञात हो जाती है। तो इसमें हमारे पास क्या है, दो पॉइंट आते हैं इस मेथड के अंदर। एक तो क्या है, मांग वक्र बिल्कुल सीधा हो, जैसे यहाँ पर ये डिमांड करो बिल्कुल सीधी लाइन है। और दूसरा जो है वो मांग वक्र जो है वो सीधा ना हो, ठीक है, एक वक्र की तरह हो। तो उसमें हम किस तरह से क्या है, मांग की लोच ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जब सीधा मांग वक्र हो तो उस पर मांग की लोच किस तरह से ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, गिवन है, देखो ओ वाई एक्सिस है, इसके ऊपर हमने क्या है, कीमत को दिखाया गया है। ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी को दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो है एक मांग वक्र है। तो मैंने आपको बताया था ये बेस लाइन होती है ओ एक्स एक्सिस पे, इसलिए क्या होता है, यहाँ पर मांग की लोच क्या होती है, जीरो होती है। उसके बाद जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे मांग की लोच जो है वो बढ़ती जाएगी। एम बिंदु पर मांग की लोच क्या है, अनंत है, इन्फिनिटिव है। और बीच का जो पॉइंट होगा वहां पर मांग की लोच क्या होगी, इज इक्वल टू 1 होगी। तो एक यहाँ पर एक होगी बीच के बिंदु पर, और एक से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, इकाई से अधिक, एक से नीचे आएंगे तो क्या होगा, इकाई से कम। तो इस तरह से हम क्या है, मांग की लोच जो है वो ज्ञात करते हैं। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है कि जब मांग वक्र क्या है, सीधी रेखा ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। उसमें जब हमने क्या है, मांग की लोच ज्ञात करनी है, तो उसके लिए क्या है, जो मांग वक्र है उसको टच करती हुई एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, देखो ये डिमांड कर्व है, DD जो है वो एक क्या है, डिमांड कर्व है, जो यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, ठीक है, मतलब मुड़ा हुआ मांग वक्र कहते हैं। ये मुड़ा हुआ मांग वक्र है, तो इसके किसी बिंदु पर अगर हमने मांग की लोच ज्ञात करनी है, तो उस बिंदु को टच करती हुई एक लाइन आपने ड्रॉ करनी है। जैसे यहाँ पर P बिंदु पर क्या है, हमने मांग की लोच ज्ञात करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस बिंदु पर टच करती हुई एक लाइन हमने क्या है, MN लाइन जो है वो क्या है, ड्रॉ करी। तो सबसे पहले तो आपने ये डिमांड कर्व बनाना है। डिमांड कर्व बनाने के बाद अपने क्या है, एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक मांग वक्र है, ठीक है, ये सीधा नहीं है, ये क्या है, टेढ़ा डिमांड कर्व है। तो इसके हमने क्या है, किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करनी है। जैसे कि इस बिंदु पर क्या है, हमने मांग की लोच ज्ञात कर दी है। तो हमने क्या करना है, इसको टच करती हुई एक लाइन
जो है वो क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। इस बिंदु पर हमने मांग की लॉज ज्ञात करनी है, तो इसको टच करती हुई एक सीधी रेखा जो है वो हमने खींचनी है। इस बिंदु को हमने नाम दिया P, इसको हमने नाम दिया N और इसको हमने नाम दिया M। तो अब हम क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, नीचे का भाग यानी कि Pn डिवाइडेड बाई ऊपर का भाग क्या है, Pm। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा। तो ये थे हमारे 3 टोटल मेथड। एक मेथड हमने पिछले लेक्चर में किया था और 2 मेथड हमने इसमें किए हैं। तो ये मांग की कीमत लॉज को ज्ञात करने की क्या है, हमारे पास 3 विधियां हैं। तीनों विधियां आपने अच्छे से करनी है और साथ में इनके डायग्राम जो है वो भी क्या है, अच्छे से आपने क्या है, बार बार क्या है, ड्रॉ करके देखने हैं। और उसके बाद हमारा एक पॉइंट और रह गया इस चैप्टर में, वो है फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की कीमत लॉज को प्रभावित करने वाले तत्व के बारे में हमने बात करनी है। तो जो हम हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम क्या है बात करेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, और पिछले चैप्टर में जितने भी पॉइंट हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें। तो आपने मेथड जो है वो क्या है अच्छे से करने हैं सभी ने। ओके, थैंक यू सभी को।